आज एक नए वीडियो के साथ बेस्ट एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स बाई एसी सर के यूट्यूब चैनल में भव्य स्वागत है। आज हम आने वाली परीक्षा 2026 के लिए हाई स्कूल के प्रश्नों के महासंग्रह का समाधान करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं। एक खिलौना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक खिलौना जो 15.5 सेंटीमीटर ऊंचा है और त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर बताया गया है। रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और खिलौने की पूरी हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है। शंकु के आकार का और जिस पर अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की भांति बनेगा। ऐसा क्वेश्चन हम किसी पीछे की वीडियो में भी शेयर कर चुके हैं। अंक बदलकर बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 15.5 सेंटीमीटर से बताया गया है और जो त्रिज्या बताई गई है वो 3.5 cm है। तो शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई होगी वो अर्धगोलाकार जो ऊंचाई लिया है 3.5 सेंटीमीटर, उसे हम पूरी ऊंचाई से लेफ्ट कर देंगे, अर्थात घटा देंगे। तो एक्चुअली 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई मिलेगा। अब इसमें सवाल किया गया है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात सरफेस बराबर हम पाई आर यल लेंगे शंकु के लिए, पाई आर यल लिया जाएगा शंकु के लिए, वहीं अर्धगोले के लिए 2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्योंकि गोले का जो पृष्ठ बनता है वो 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए सेमी स्पेयर का अर्थात अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर पृष्ठ के रूप में होगा। तो अच्छी बात है। यहां पर हमें यल नहीं पता है, यल नहीं पता है। आर का मान तो पता है, एच का मान 12 इसके लिए भी पता है, लेकिन यल नहीं पता है। तो यल के वैल्यू के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करा लीजिए। बिल्कुल आसान, एकदम। यल स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विथ रूट। ओके। दशमलव के भ्रांति को हटाने के लिए हम 7/2 का स्क्वायर करा दें, 12 का स्क्वायर करा दें। नतीजा हमारे सामने 49/2 का दूना 4 और 12 का वर्ग 144 पाया जाएगा। 4 हम एलसीएम ले सकते हैं, जो स्वयं 49 के प्लस में
4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 एक 17, 4 एक 4, 4 एक 5, मिलकर मुझे 625 प्राप्त होने वाला है, जिनके वर्गमूल को देखूं तो 25/2 सेंटीमीटर रिसीव हो रहा है। किसका मान? यल का। अच्छी बात, ठीक है। तो दशमलव से हम बचना चाहेंगे, इसके लिए पाई का मान 22/7 लेने से पहले पाई और आर को बाहर तो कम से कम कर लीजिए। पाई आर बाहर अगर गया तो यल प्लस यहाँ ओनली 2 एंड आर, इतना बचता हुआ दिखाई देगा। पाई का मान कुछ इशारा किए हों क्वेश्चन में, कुछ नहीं तो 22/7। आर का मान 3.5 को मैंने 7/2 कहलवाना चाहा है। यल का मान हम निकाल के बैठे ही हैं, 25/2 प्लस 2 के गुणक में 7/2, दशमलव को हम इग्नोर कर रहे हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 11 के मल्टीप्लाई में हर बराबर है तो 7 के दूने में 14 और 25 जोड़ लेना अनिवार्य है। 25 4 29, 39/2 हमें दिखेगा, जिसमें जिक्र करा ले 11 9 99, 11 3 33 में 9 जुट गया, 42/2 हो गया। 2 दूनाए 2 एकन्ने 2 चौके और 2 पंजे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पृष्ठ की वैल्यू, इस खिलौने के पृष्ठ की वैल्यू प्राप्त हो गई, 214.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल राइट। तो 6 नंबर में पूछा जाने वाला यह सवाल रहा और बड़े सरलता पूर्वक सवाल का जवाब दे दिया गया। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी समान चाल से, ध्यान से सुनिए, एक रेलगाड़ी समान चाल से किसी दूरी को तय करती है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होता तो यात्रा में आधे घंटे का समय कम लगता। ध्यान देने वाली बात है, जो दूरी है वो हमारे पास 180 किलोमीटर दिया हुआ है और चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो आधे घंटे समय कम लगता। जेन्युइन बात है, आधे घंटे समय कम लगता, क्योंकि जब हम अपने चाल के मान को बढ़ाएंगे तो आप के समय पर प्रभाव पड़ेगा, समय कम लगेगा। यानी कि हम अगर जो किसी यात्रा को तेज़ी से पूरा करते हैं तो टाइमिंग में कमी आएगी, और जितना हम स्लो मोशन में अपने यात्रा को चलाएंगे टाइमिंग बढ़ती जाएगी। तो एक्चुअली हमने ये कह दिया कि माना ट्रेन का जो चाल रहा, जिसे हम सामान्य कह सकते हैं,
यक्स के एम पर आवर। तो अपने सामान्य चाल से जब चलेगा तो टाइम t1 डिस्टेंस अपान वेलोसिटी लगावें तो 180 के बटे में x किलोमीटर प्रति घंटा खर्च होगा। और यदि आपकी चाल बढ़ जाती है तो नया समय t2 वही 180 की दूरी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे क्वेश्चन के कंडीशन ने कहा है बाई कंडीशन कि आधे घंटे कम समय लगता है। क्या कहा गया? आधे घंटे कम समय लगता है। तो जेन्युइन बात है, इन दोनों में कौन भारी होगा इसको भी महसूस कर लीजिए। तो यहां t1 जो है वो भारी होगा t2 से। कहेंगे क्यों? क्योंकि t1 के समय के दशा में चाल हमारा कम था तो समय हमारा ज्यादा होगा, और यदि चाल ज्यादा हो तो समय कम लगेगा। चूंकि आधे घंटे के डिफरेंस को ना हमें जानना है, तो आधा घंटा का डिफरेंस कब आएगा? जब बड़ा समय से छोटा समय घटाया जाएगा तब आएगा। तो ध्यान देने की बात है, t1 माइनस t2 इक्वल टू हाफ। t1 की वैल्यू 180 अपान x और 180 अपान x + 5। x + 5 एलसीएम ले लीजिए। x कैंसिल होगा 180 का मल्टीप्लाई x में, 180 का मल्टीप्लाई 5 में 900, माइनस टोटल कैंसिल होगा तो 180x। जो 180x से 180x कैंसिल होने के चांसेज हैं, कैंसिल हो भी गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x इक्वल टू 1800। x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब ऐसा कार्रवाई कीजिए कि गुणा करने पर हमें निगेटिव का 1800 दिखाई दे और जोड़ने पर ओनली ऑन 5 दिखाई दे। तो हम 45 और 40 में तोड़ने का प्रयास करें। 45 में 40 का समझौता प्लस 45 माइनस 40 + 5 होगा, और गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90 दूनी 18 माने 180, एक शून्य इंक्लूड 1800। तो हम प्लस 45 और माइनस 40 में तोड़ने का काम करते हैं। तो x² + 45x वहीं माइनस 40x और माइनस में 1800 द्विघात समीकरण के फैक्टर के रूप में टूटा, और x कॉमन होकर x + 45 वहीं माइनस 40 कॉमन होकर x + 45, माइनस कॉमन ले रहे हैं इसलिए प्रभाव है, प्लस हो रहा है 0, x + 45 और x - 40। x + 45 यदि 0 होगा तो x बराबर -45, जबकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। x - 40 बराबर 0, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात ट्रेन का जो सामान्य चाल था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वो अपने स्लो टाइम में, स्लो स्पीड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्लो किया, तभी ये आधे घंटे कम समय लगता, यानी स्लो वाली स्पीड है यह। और जबकि हाई स्पीड इसका 45 होगा
जो अपने नियत समय पर पहुंच जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम इस सवाल को हल किए और एक एक लाइन आपको हम समझाते हुए चले हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। 1 से 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आगे देखें, होते हुए क्वेश्चनों के समाधान का स्किप करना भूल जाएं, क्योंकि स्किप कर देने से वीडियो आगे हट जाता है। तो 2 सवालों का समाधान हुआ। आगे हम समांतर श्रेणी के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें बताया गया है प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। किसी एपी के लिए मतलब समांतर श्रेणी के लिए यह बताया गया है कि 8 पदों का योगफल यानी S8 ना कि T8, S8 को 64 बताया गया है और S17 को जो है 17 पदों का योगफल S17 289 बताया गया है। अब हमें फोकस करना है कि A का मान क्या होगा और वहीं सार्वमांतर D का मान क्या होगा। 2 बातों को रखे हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न के 6 नंबर के लिए। तो आइए इस सवाल का समाधान बहुत आसानी से करते हैं, कहीं कोई भी असुविधा नहीं होगी। और करना क्या है, फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a n- ओके n-1 इंटू डी को अप्लाई करा के कार्यवाही करें तो 64 इक्वल टू 8/2 एंड 2a प्लस n-1, यानी ये 8 लिया जाएगा क्योंकि 8 पदों का मामला है। तो 8-1 इंटू डी ही तो नहीं पता है हमें, ए और डी ही तो समस्या है। तो 8 से इसको कैंसिल ऑफ 8 टाइम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 16 इज 2a प्लस 7d। दिस इज योर रियल आर्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड अगेन 289 is equal to 17/2 because here are 17 and 2a plus 17 minus 1 into d and 17 cancel off 17 time cross multiply 34 is equal to 2a and 16d LRT of second. Equation second subscript by equation first, अर्थात समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या बात करेंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं हमारे। 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 एंड 2a प्लस 7d इक्वल टू गिवन बिलो नॉट रिसीव्ड इज 16 एंड सबस्क्रिप्ट। बात करेंगे घटाने का, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, इस बात का विशेष केयर रहे, बहुत ही विशेष केयर रहे। घटाने पे चिन्ह बदलता है और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है बाबू। ओके, निगेटिव एंड निगेटिव एंड निगेटिव दिस इज ए कैंसिल
एंड 9 7 16 होता है। सो 9 9 डी इज इक्वल टू हमारा घट के क्या प्राप्त होगा, 14 4 18 प्राप्त होगा। तो डेट से और डी का मान हमें 9 प्राप्त हो गया जो मेरा लक्ष्य था, और यही डी का मान हम समीकरण 1 में भर देते हैं। तो 2a प्लस 7 इंटू डी, डी 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 रिसीव्ड, डी इज 9, डी इज 9, 1 मिनट, डी इज 2, सॉरी डी इज 2, 9 9 कैंसिल आप 2 टाइम। सो 7 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 16। यस, फॉलो इक्वेशन फर्स्ट। एंड 2a इज इक्वल टू 16 माइनस 14 इन कैंसिल आप 2 1 टाइम, a is 1, and d is 2, your right answer। तो बाबू सवाल को हल करना कोई कठिन नहीं होता है, बशर्ते उसे अच्छी तरीके से फार्मूले में और बेहतर तरीके से कैलकुलेशन करके हम बड़ी आसानी पूर्वक अपने सवाल का समाधान कर लेते हैं, इस पर कोई संदेह नहीं है। और अगर फॉल्ट करते हैं अपने कैलकुलेशन पर, फॉल्ट करते हैं अपने फार्मूले पर, तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं असफल नज़र आवेंगे। लेकिन यदि ऐसा काम करते हैं, अपने फार्मूले को, अपने कैलकुलेशन को और दिए गए गाइडलाइन को अगर अनुपालन में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने परिणाम का एक नया आयाम देंगे जिस पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक है सामने और महत्वपूर्ण भी है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2026 के क्वेश्चन टाई अप करेंगे और एक आपको अच्छी सफलता दिलाने का मार्गदर्शन देंगे, मौका देंगे। सवाल है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में, आकृति को मैं आपके सामने शो कर दे रहा हूं, जो ग्लास है जिसमें दूध दिया जाता है या जूस दिया जाता है, कॉफ़ी दिया जाता है, वो तो क्वेश्चन का एक टाइटल है कि कुछ नाम दे देना तो जरूरी ही है। तो बेलनाकार ग्लास है, और इस बेलनाकार ग्लास में आंतरिक व्यास को 5 सेंटीमीटर दिया गया है कि व्यास जो इसका है, डायामीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और साथ में गिलास के निचले में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। अगर पूरे गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, पूरे गिलास की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर हो, तो आभासी धारिता, आभासी धारिता, धारिता माने आयतन होता है बाबू, इस बात को केयर करें, और वास्तविक धारिता, दोनों धारिताओं को हमें प्रस्तुत करना है। और पाई का मान सजेस्ट कर रहे हैं कि 3.14 लीजिएगा, ये बात हमें सवाल में बता दिया जा रहा है। तो गौर करिए, आभासी और वास्तविक क्या होता है बाबू। आभासी और वास्तविक, इनके बारे में आप अवगत हो जाए। आभासी का अर्थ होता है कि जो हमें हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा दिमाग आभास करे, महसूस करे, वो आभासी होता है। और
वास्तविकता क्या होता है कि जिनमें वो जितना भरा पड़ा होता है या एक्चुअली जिसका वॉल्यूम जितना है वो वास्तविक कैटेगरी में आएगा। जैसे कि हम महसूस करें कि कोई हमारा एक ऐसा बर्तन है, सपोज दैट राशन की दुकान पर या कहीं भी जहाँ पर हमारा किराना स्टोर या कुछ भी हो जिसमें मापने का काम कोई डब्बा आपके पास है, तो ऊपर से वो डब्बा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन उसके तली के साथ छेड़खानी हो जाती है, तली के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाता है। तो तली को नीचे नहीं ऊपर की ओर उठाया जाता है ताकि उसमें जो भी सामान उससे तौल किया जा रहा है, उससे मापा जा रहा है, उसमें कमी आवे। यानी ये जूस सेंटर चलाने वाला अपने गिलास के साथ हरकत किया तो उसका वास्तविक पैमाना कुछ और होगा और जबकि आभासी पैमाना कुछ और होगा। ग्राहक को तो लगेगा कि हमें बहुत बड़े गिलास में जूस दिया गया और हम बड़े मज़े में हैं, लेकिन वहाँ आपका गणित लगता है और वास्तविकता कुछ और कर देता है। अच्छी बात है। तो आइए इस सवाल का समाधान हम कैसे करते हैं। चूंकि ये हमारा ग्लास है, वो सिलेंडर जो डायग्राम है वो एक सिलेंडर का है अर्थात बेलन का है, और बेलन की जो धारिता होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जहां हमें 3.14 लेने का सलाह दिया गया है, आर का मान हम 5 का जो डायामीटर है वो रेडियस में 5/2 आएगा, तो हम 5/2 ले लेते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 इंटू टाइम बिकॉज आर स्क्वायर एंड एच इज 10, ओके, एंड 2 कैंसिल ऑफ 5 टाइम and again 2 cancel off 1 5 7, that's your 1.57 multiply 5 into 5 into 5 3 time 125, that's your 125। अब 125 का हम सत्ते जाएं तो वैसे भी 700 होगा और 175, 25 का सत्ते 175 और 100 का सत्ते 700 और बन जाएगा वो 875 के लिए 5। 875 में वो 87 हमारे हाथ लगेगा। 125 का पंजे होता है 625, 625 में 75 यहाँ से मिलके 700 हो जाएगा और 12 और ऐड होगा। 75 में 12 87 होता है, यानी 712 के 2, 712 के साथ 71 हाथ में आएगा। 125 के कन्ने 125 होता हुआ 71 उसमें ऐड करेंगे तो 125 में 71 ऐड होगा तो 70 20 90 5 95 1 96, अर्थात 196 पे हम पहुंचने वाले हैं। 196, 2 अंक पे हम दशमलव दे करके सेंटीमीटर क्यूब लगा दें। वास्तव में यह आभासी धारिता है, ये हमारा आभासी धारिता है, क्योंकि इसके पेदी के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो यहां पर 25वें सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। तो 196.25 जो है घन सेंटीमीटर, ये हमारे ग्लास का आयतन आ रहा है, जिसे हम लोग आभास कर रहे हैं। दुकानदार हमको 196.25 घन सेंटीमीटर जूस उपलब्ध कर रहा है, लेकिन उसके व्यापार में कहानी कुछ और है। तो आइए, नीचे जो पेदी है वास्तव में वो
अर्धगोलाकार है। पेदी क्या है? अर्धगोलाकार, नीचे से अंदर की ओर, अंदर की ओर। नीचे की ओर होता तब तो और जूस हमें मिल जाता नीचे की ओर, लेकिन नीचे की ओर हो जाएगा तो खड़ा कैसे होगा गिलास कमेंट की बात है। तो अंदर से बैठा हुआ गिलास है और वो भी अर्धगोला में बैठाया गया है, तो व्यापार में उसको लाभ मिलबे करेगा, क्योंकि वास्तविकता तो कुछ और है, आभासी कुछ और है। तो ऐसे दशा में हम अपने अर्धगोले का आयतन निकाल लें, यानी वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर माने अर्धगोला। फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब इन डिवाइड बाई 2, यानी 4/3 पाई आर क्यूब का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। निश्चिंत रहें, 2/3 पाई आर क्यूब एंड 2/3 पाई का मान हमें सजेशन दे दिया गया है कि 3.14 ही यूज करिएगा, और आर का मान जो हमारे बेलन के वैल्यू में था वही आर यहां भी स्टैंड रहेगा। सो 5/2 इन 5/2 अगेन 5/2। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 को काट दें, रहने दीजिए, 5 पचे 25 पंजे 125 का गुड़ा 3.14 में जाने दें, 22 में 2 दूनाए 4 तियाए 12 रहने दें। आइए गुड़ा करते हैं 125 के चौका में, एक्चुअली 4 बार में वो 500 होगा, क्योंकि 100 चौका 400 तो 25 चौका 100, 500 के शून्य जाएगा, 125 के एकन्ने 125, हाथ में 50 ऐड होगा तो 175 हो जाएगा। 175 में हम 5 लगा करके 17 अपने किनारे कर दें उसको हासिल के रूप में, और 125 के तिया में 375 होगा, और उसी 375 में हमें 17 जोड़ना होगा। तो आइए 385 में 7 जोड़ करके वो 92 बनाएगा, 392 होगा, 392, और 2 अंक पे दशमलव है तो लगा लेना है, और बटे में 12 है तो बटे में 12 कर लेना है। तो 12 तियाँ 36 होगा, 3 बचेगा, 32 बनेगा, 12 दूना 24 जाएगा, 24 और 32 में जो अंतर मिलेगा, 24 और 32 में जो अंतर मिलेगा वो 8 का अंतर मिलेगा, और 5 को पाके 85 बना लेगा, तो 12 छक 72 हम चलते हैं। 85 और 72 में जो डिफरेंस मिलेगा वो नहीं, 12 सते 84 भी तो जा सकते हैं, 12 सते 84 भी जा सकते हैं। 12 तियाएँ 36, 3 32 के लिए 12 दूनी 24, 24 और 32 का फर्क जो है 8, 8 और 5 को पाएगा तो 85 बनाएगा, लेकिन 12 सते 84 बिल्कुल 32.7, और आगे एक का है तो लगभग में मैं इसको ले लेता हूँ सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक ग्राहक के पीछे 32.7 घन सेंटीमीटर जूस का हेरा फेरी हो रही है। हेरा फेरी मीन्स व्यापार भाई, व्यापार में सब कुछ है। तो हेरा फेरी शब्द न कह करके उसे हम बिजनेस का नाम दे तो मेरे अभिप्राय से सही होगा, क्योंकि व्यापार व्यापार है, हर किसी की जीविका है और सबको करने का अधिकार भी है। तो हमारी वास्तविक धारिता क्या है? एक्चुअली मेरा वो मटेरियल कितना है जो हमें रिसीव हो रहा है, इस बात को ध्यान दें। तो ऐसे में वास्तविक धारिता हमारी जो होगी वो आभासी धारिता में वास्तविक धारिता को हमें निकालने के लिए जो हमारे साथ व्यापार किया गया है उसे हम डिडक्ट करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर के वैल्यू को घटाएंगे तो 196.25 एंड
32.70। तो 5, 12 में से 7 जाएगा 5, वहीं 5 में से 2 निकलेगा तो 3, और 9 में से हम 3 निकाल लेंगे तो 6, 1 बरकरार। अर्थात हमें ग्लास दिया गया है 196.25 घन सेंटीमीटर का ग्लास दिया गया है। जूस भर के दे रहे हैं उसमें हमें 163.55 सेंटीमीटर। तो हर ग्लास के पीछे 32.7 घन सेंटीमीटर का व्यापार किया जा रहा है। अब दिन भर में अगर 1000 ग्लास का बिक्री हो गया तो फिर सोचिए वहाँ लागत एक्चुअली का लगाया गया है, लेकिन हमें दिया गया है 32,000 घन सेंटीमीटर का बिजनेस हो जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब है वो बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, महसूस कीजिए इस बात को। इसी क्रम पर हम आगे दूसरे क्वेश्चन पर सामने लाएंगे। तो ये सवाल बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है बाबू। और जब सवाल समझ में आ जाता है तो निश्चित मानिए कि वो दसियों को नहीं सैकड़ों को समझाने की क्षमता भी आ जाती है। तो लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतर अंदाज में हम आपको भौतिक उदाहरणों के साथ आगे समझा रहे हैं और बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारे सलूशन आपके आने वाले दिनों के सफलता के राज हैं। तो आइए, एक नाव जो है वो शांत जल में स्पीड दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल का अर्थ समझते ही होंगे, जिसमें कोई बहाव न हो। तो शांत जल में जो चाल है वो बताया गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी? नाव की। और क्या, नाव कह लीजिए, स्टीमर कह लीजिए, या जहाज हो या छोटा जहाज हो, कुछ भी कह लिया जाए, नाव में चलने वाला साधन है जो शांत जल में बताते हैं कि 18 किलोमीटर की चाल है। अब 24 किलोमीटर की दूरी का जाना और 24 किलोमीटर का ही दूरी वापस आना, ये क्वेश्चन में हमें अवगत कराया गया है। तो कहते हैं जाने और आने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। यानी जाने में जितना समय लिया वापस आ रहा है तो 1 घंटा और अधिक समय ले रहा है। तो धारा की चाल क्या होगी ये हमें बताया गया है कि आप कैसे निकालोगे। बताया गया है कि आप पूछा गया है, एक्चुअली शब्दों के वास्तविकता पे आवे। चलिए ठीक है, तो हम यहां अपने सवाल को करते हैं। तो धारा की चाल क्या होगी ये हमें लक्ष्य में दिया गया है कि हमारे धारा की चाल वास्तव में क्या होगी। आइए 6 नंबर के सवाल में इसे भी जोड़ा गया है जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के अंतर्गत में है। तो हम धारा के चाल को स्वीकार कर लेते हैं x km/h। लेकिन एक बात समझने का प्रयास करें बाबू, वास्तव में
जब हम धारा के चाल के साथ में अपने नाव को चलाएंगे, स्टीमर को चलाएंगे, तो वहां धारा की चाल सपोर्ट करती है। और अगर धारा के विरोध में आप अपने स्टीमर को, अपने नाव को चलाते हैं, तो एक्चुअली वो विरोध करता है। तो विरोध कहां करेगा? हमारी चाल पे। विरोध कहां करेगा? चाल पर। तो अगर हम धारा के साथ जाते हैं, धारा के साथ जाते हैं, धारा के साथ कहां जाएंगे? अपने सफर पर जाएंगे। तो धारा के साथ जो हमारी चाल होगी, जिसे मैं टी मतलब धारा के साथ जो चाल के माध्यम से समय लगा होगा, धारा के साथ चाल पर लगा समय, पर लगा समय हम कह सकते हैं, लगा समय। आइए T1 कह लेते हैं। कौन सी खरीदारी करनी है? धारा के साथ चाल पर लगा समय क्या हुआ? T1 है। अब T1 दूरी अपान में चाल आएगा, अर्थात दूरी हमारा 24 है, और शांत जल में मैंने बताया धारा का चाल x किलोमीटर है, नाव का चाल 18 किलोमीटर है, धारा के साथ गया है तो जुटता है, यानी 18 में x हमारा जुट करके काम करेगा और उतना समय लगाएगा, उतना घंटा देगा। और इसी प्रकार से हम धारा के विरुद्ध साथ नहीं, विरुद्ध चाल पर लगा समय करें, चाल पर लगा समय। तो ध्यान दीजिए, हमारे T2 का मान जो होगा वो 24 के बटे में विरोध कर रहा है, विरुद्ध में विरोध करेगा, 18 - x के स्वरूप में होगा घंटा। लेकिन गौर करिएगा, जमीन पर जो घटना है वो पानी में उसका अपोजिट होता है। जमीन पर अगर जो एक दूसरे के सापेक्ष एक ही दिशा में चलते हैं तो चाल को घटाता है, लेकिन पानी में अगर जो चलते हैं तो चाल को बढ़ाता है। वहां विरोध करेंगे तो घटाता है, जमीन पर विरोधाभास होगा तो जुटता है। ये बात बिल्कुल जहन में रहना चाहिए। तो यहां जब हमारा विरोध करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, अर्थात यहां हम T1 का मान छोटा देख रहे हैं, किससे? T2 से। अच्छा, तो जब हम कंडीशन का अनुपालन करेंगे तो आधा घंटा कम समय लेता है, ऐसा क्वेश्चन में सुझाव दिया गया है। बिल्कुल आधा घंटा नहीं, 1 घंटा। ध्यान रखिए, कंडीशन के मुताबिक 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटा अधिक समय लेता है। कब? जब वो धारा का विरोध करके आते हैं, अधिक समय लगता है, 1 घंटा का। यानी T1 और T2 में 1 घंटे का फर्क है, इसलिए हम बड़े समय में से छोटे समय को घटाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो जैसे पिछला एक सवाल मैंने किया था तो उसमें T1 - T2 किया था, लेकिन हम यहाँ T2 - T1 के अंदाज में जाएंगे। और T2 की वैल्यू हमारे सामने पड़ी है 24 के बटे में 18 का -x है। वहीं डिफरेंस मुझे देखना है, ये देखना है। सवाल में एक बार कभी कभी कह देता है आने जाने में लगता है समय, नहीं, 1 घंटा अधिक समय लेता है। बिल्कुल कोई बात नहीं। तो T2 - T1 कराते हैं तो 24 के बटे में हम x 18 + x के रूप में जाएंगे और बराबर 1 लिखेंगे, चूँकि 1 घंटे का मामला है। एलसीएम में हमारा रिपीट दोनों वही होंगे, 18 - x है कह लिया जाए और 18 के प्लस में x है कह लिया जाए। एलसीएम ये 18 - x कटेगा, प्लस वाला बचेगा। 24 × 18 क्या एक्चुअली होगा? 18 × 4 = 72 और 18 दूनी 36, 7 जोड़ देते हैं, 36 में 7 जोड़ेंगे
तो 42 होगा। 18 दूनी 36 में 7 जोड़ेंगे तो 42 होगा। 422 के प्लस में 24x और माइनस अब की बार में 18 प्लस कटेगा तो फिर वही 422 ही हमारे हाथ लगेगा। 422 बिल्कुल 24 का गुणा और 24 का गुणा x में माइनस 24x देगा। फिर क्या कहानी होने वाली है? T1 में से T2 को घटाया जा रहा है। T2 को T2 से T1 को घटाया जा रहा है। चूँकि धारा के विरुद्ध चाल पर लगा समय जो लेगा वो दूरी बटे चाल लेगा, और दूरी बटे चाल लेगा तो समय ज़्यादा लगाएगा, बराबर 1 के। तो यहाँ पर अगर हमारा ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस का काम करेगा, और 422 से 422 कटता हुआ नज़र आ रहा है। 24 24 48 x बन रहा है, और वहीं बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अनुपालन करा दिया जाए तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त नज़र आ रहा है, बराबर 1 के। बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर जो कराया जाए तो 48x के भूमिका में हमें 324 माइनस में एक्स स्क्वायर मिल रहे हैं। सबको एक साइड में ट्रांसफर लेफ्ट कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 48x और माइनस में जो है 324। अब गुणा कराने पे हमें 324 मिले निगेटिव का और जोड़वाते हैं तो 48 मिले। ऐसी कोई भूमिका हमारे पास मिलनी चाहिए। तो 42 का छक्का जो कराते हैं तो नहीं होगा। 324 को तोड़ें, चलिए तोड़ ही लेते हैं 324 को। 2 इकन्ने छक दूना 2 वट्ठे इकन्ने 3 दूना नवा 3 नवा नहीं, अरे 27 या 3 7 21 3 नवा 3 तिरका इकन्ने। अब इसी में 48 हमें लाना है। तीन तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36 भी ले लेते हैं। 36 और 9 का समझौता 9 6 15 45 में रह जाएगा। 3 तिरका 9 9 तिरिक 27 दूनी 54 करा लें। 54 और 6 का समझौता, 54 और 6 का समझौता 48 के साथ। 48 6 54 होबे करता है, हो गया, टूट गया। यानी इसे हम पॉजिटिव का 54 लें और निगेटिव का जो है 6 लें तो हमें 6 चौक 24 6 पंजे 30 2 32 और प्लस माइनस माइनस करेंगे सामने आएगा। फैक्टर टूट चुका। प्लस में 54x माइनस में 6x माइनस में 324 बराबर 0। x कामन होगा, x प्लस 54 और माइनस में 6 कामन होगा तो x है प्लस 54, ऐसा नज़र आएगा। कोई बात नहीं, x प्लस 54 और x माइनस 6। x के हमारे दो वैल्यू द्विघात होने के नाते मिल रहे हैं। एक x का मान माइनस में 54 आएगा और दूसरे में x बराबर 6 आएगा। तो एक्चुअली यह इनवैलिड होगा और यह वैध हो जाएगा, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो हमारे धारा का चाल जो हमारे क्वेश्चन ने पूछा था कि धारा की चाल एक्चुअली क्या है, तो हम कहने लायक हैं कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए इस क्वेश्चन का जांच भी हम करा देते हैं। दूरी मेरी 24 किलोमीटर थी और धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारा धारा सहयोग करता है। तो 18 किलोमीटर एक्चुअली नाव के चाल में अगर जो हम 6 किलोमीटर अपना ऐड कर देते तो हमारी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाती है।
और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अगर मेरे साथ होगी तो 24 किलोमीटर जाने में मुझे 1 घंटे का समय लगेगा। लेकिन यही जब विरोधाभास करते हुए हम वापस आ रहे हैं तो यही चाल हमारा विरोध करेगा और हमारे 18 में से अगर 6 किलोमीटर घट जाएंगे और मेरी रफ्तार, वास्तविक रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा और वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी 24 किलोमीटर की दूरी के लिए 2 घंटा साबित होगा कि 2 घंटा लगना तय है। तो अर्थात हम अपने सवालों पर, जो सवाल का मेन फोकस था कि 1 घंटा का कम समय लगता है अगर विरुद्ध आते हैं, तो एक्चुअली हमें दिख रहा है कि जाते समय मुझे 1 घंटा लगा तो आते समय हमें 2 घंटा समय लग रहा है। तो यानी कि धारा का चाल जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे साथ रिसीव हुआ है वो जेन्युइन रूप से सही है और पूर्णतः सत्य भी है, इस पे कोई संदेह नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले परीक्षा में आपको ये 6 नंबर प्राप्त करा देगा और कोई कठिनाई नहीं है। बस ध्यानपूर्वक ये देखना है कि क्या दिया है सवाल ने और क्या प्रश्न किया है सवाल ने, फिर हमें उसके साथ कौन सा व्यवहार करना है और किस व्यवहार के साथ आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को केयरफुली देखना है। तो आइए हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं, मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। लाइट, ओके, लाइट की कमी थी। अब हम सवाल प्रोबेबिलिटी की ओर से, एक छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन क्या लघु क्वेश्चन है जिसे हम 5 नंबर में यहाँ देख रहे हैं। एक थैले में कुछ गोलियां हैं, ये नहीं बताया गया कि कितनी गोलियां हैं। कुछ थैले में कुछ गोलियां हैं और ऐसी गोलियां हैं जिनमें रेड 5 है, 5 गोली रेड है और कुछ नीली हैं, जो भी बची हुई हैं वो नीली हैं, अननोन है, पता नहीं है कि नीली कितनी है। और फिर कहते हैं इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की द्विगुनी है। लाल गेंद की प्रायिकता की द्विगुनी है। किसकी? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो एक्चुअली इसमें पूरी गेंदें कितनी हो जाएंगी, जो इसे हम NS कहेंगे, संपूर्ण इवेंट, संपूर्ण घटना, x+5। तो नीली गेंद निकाली जा रही है किस में से? x+5 से ना। तो x नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, x के अपान में x+5। और जबकि लाल गेंद निकल रही है तो 5 लाल गेंदों में से 1 गेंद निकाला जा रहा है। नीली गेंदों की संख्या x है। तो एक्चुअली नीली गेंद, एक नीली गेंद, इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद x है तो x अपान x+5 और 5 अपान x+5। इंटू 2। ओके, तो सवाल बनता है
थैले से नीली गेंदों की संख्या बताइए, थैले में नीली गेंदों की संख्या बताइए। तो x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली x = 2 × 5 अर्थात x = 10, x = 10, यानी कि हमारी नीली गेंदों की जो संख्या थी वो 10 थी। तो छोटा सा सवाल है, हल्का सा उसमें दिमाग प्रेरित करना है और आराम से हम क्वेश्चन का जवाब 10 दे चुके हैं। एक सवाल और बनता है हमारे सामने, AC MLN। इस चित्र में हमें दिया गया है कि LM जो है CB के समानांतर है, LM जो है वो CB के समानांतर है और साथ में जो LN है वो CD के समानांतर है, CD के समानांतर है। तो सिद्ध करना है AM/BM = AN/DN। इस सवाल का हम समाधान करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो हमें देखिए थेल्स का थ्योरम कहता है, थेल्स का प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय से कि यदि किसी त्रिभुज में सपोज दैट ABC में BC के समानांतर अगर ML पाया गया तो AM/MB या BM AL/LC के होगा, AL/LC के होगा, ऐसा हमारा सिद्धांत कहता है। तो ये जो वैल्यू हुई वो त्रिभुज ABC में हुई और जबकि वहीं ACD में भी देख लीजिए, इसी प्रकार ACD में, तो ACD में AN/ND हमें देखने को मिला AL/LC। समीकरण 1 और समीकरण 2 के अगर राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट भी बराबर होंगे, यानी समी 1 व 2 से तुलना, ऐसा नाम दे सकते हैं। तो हमारा AM/BM = AN/BN दिखेगा। अब मौके पर AM/BM और AN/DN सिद्ध करने के लिए क्या दिया था भाई, DN दिया गया था। तो हम BN क्यों लिख रहे हैं, BN नहीं है यहाँ, देखिए एक्चुअली ND लिखा है। ND को हम ND कहें चाहे DN कहें, दोनों बातें सेम हैं। तो तुलना करने से ही हमको जो सिद्ध करना था वो आ चुका है, देख लीजिए। और यहाँ हमारा सवाल पूरा होता हुआ प्रूव्ड होता है। ऐसे भी 4 नंबर के श्रेणी में रखा गया था। तो आज इस हमारे महासंग्रह में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। फिर इसी प्रकार का महासंग्रह
महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं, और यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और काम योग्य हो तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो जो सराहनीय, पढ़ने योग्य, तैयारी योग्य हों, उन नोटिफिकेशन के ज़रिए से आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, और यह अनिवार्यता नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त होने का एक माध्यम है। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गुड लक, गुडविल। धन्यवाद।